गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं बालकृष्ण शर्मा नदीम की। बालकृष्ण शर्मा नदीम का जन्म 1897 में ग्वालियर के मयाना गांव में हुआ तथा निधन 1960 में हुआ। 1920 में गांधी जी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर सक्रिय राजनीति में उतर गए और देश के स्वाधीन होने पर ही लोकसभा और फिर राज्यसभा के सदस्य बने। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप का संपादन किया। इनका व्यक्तित्व जो है वो पूर्ण रूप में राष्ट्रीयता के भाव से युक्त है। इनमें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना की धारा मानो अपने लगभग सभी रूपों में प्रवाहमान दिखाई देती है। भारत माता की वंदना तथा भारत के सांस्कृतिक विकास के सिंहावलोकन से पूर्ण हिंदुस्तान हमारा है इस कविता से लेकर भारत की पीड़ित और जो जीवित जनता है उसके कर्म चित्र उपस्थित करने वाली रचनाओं तक पर इनकी ये धारा प्रवाहमान दिखाई देती है। नवीन की लगभग सभी ऐसी राष्ट्रीय कविताएं हैं जिनमें क्रांति और विद्रोह की भावना प्रमुख रूप से देखने के लिए मिलती है, क्योंकि नवीन ने स्वयं एक करुण गायन किया है और उस करुण गायन के द्वारा उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को, मानवता को, राष्ट्रीय विचारधारा को, सांस्कृतिक चेतना को, इन सबको प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट किया। डॉक्टर नगेंद्र ने राष्ट्रीय कविता में पाए जाने वाले मूल भाव उत्साह के अहिंसक रूप की चर्चा में नवीन का नाम भी गिनाया है और बताया है कि राष्ट्रीय कविता की इस आधुनिक धारा में आक्रमण की भावना न होकर बलिदान की भावना है और यह मूलतः अहिंसा का प्रतीक है। इन कविताओं का आधार आस्तिकता है, अतः इनमें आग और गर्म नहीं है, एक दिव्य दीप्ति, मतलब एक आग या एक गरल विष इनकी कविताओं में नहीं दिखाई देता, बल्कि एक भव्य दीप्ति दिखाई देती है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी स्वतंत्र प्रकृति होती है और कविता कवि किंतु कवि उस भाव भूमि पर स्थित होने के कारण अपनी रागात्मकता की जो वृत्ति है उसके साथ जुड़कर चलता है। फलतः उनका काव्य व्यक्तिगत न होकर सर्व सामान्य हो जाता है। इसके साथ ही जो प्रत्येक युग है उसके साहित्य की अपनी कुछ विशेष प्रवृत्तियां होती हैं जो तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों की देन कही जा सकती हैं। तो स्वच्छ मानवतावादी साहित्य रूढ़िबद्ध नियंत्रणों से मुक्त व्यक्तिगत करता स्वच्छंद अनुभूति परक और नवीनता समन्वित साहित्य जो है वो एक नवीन दिव्यता से युक्त होता है और स्वच्छंदतावादी कवि नवीन अपने गीतों में समसामयिक परिस्थितियों से प्रभावित थे और कहीं भी उनमें समाज से पलायन की वृत्ति दिखाई नहीं देती। उनके जीवन में एक जो काव्य चेतना है वो सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और सामाजिक रूप में उभरी है और उनके काव्य का जो स्वरूप है वो हमारे समक्ष राष्ट्रीय आंदोलनों की घटनाओं से प्रत्यक्ष एवं उत्कृष्ट संबंध रखता हुआ प्रतीत होता है। तिलक जी के आह्वान पर वे लखनऊ कांग्रेस में गए और गांधी जी के उद्घोष के समय अपने शिक्षा क्रम को अधूरा छोड़ आंदोलन में कूद पड़े। तो राष्ट्रीय कारणों से कारागृह में उन्होंने अपनी प्रतिभा तथा स्वाध्याय की पुष्टि की। उन्होंने अपने युग एवं राष्ट्र की तलवार तथा लेखनी दोनों से ही अपने युग में साहित्य की सेवा की है, साहित्य की साधना की है। तो नवीन जी का जो काव्य रहा है, जो उनका कृतित्व है, व्यक्तित्व है, वो पूर्ण रूपेण राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़े हैं। देश प्रेम की भावना उस समय की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। युगीन परिस्थितियों से प्रभावित जन जीवन के स्वातंत्र्य के लिए उस समय का साहित्य मुखरित होता था। इस प्रवृत्ति को डॉक्टर नगेंद्र ने अपने आधुनिक हिंदी की एक अत्यंत प्रबल प्रवृत्ति माना
जिसमें भावात्मक और क्रियात्मक दोनों रूपों की अभिव्यक्ति मिलती है। तो देश प्रेम की भावनाओं से संयुक्त रचनाएं अत्यंत विस्तृत भावभूमि पर स्थित होती हैं और इसका कारण यह है कि देशभक्ति में प्राधान्य तो निस्संदेह उत्साह का ही है, परंतु उसमें राग का आधार भी वर्तमान होता है। देशभक्ति व्यक्ति परक न होकर समष्टि परक भाव है, अर्थात यह राग मिश्रित उत्साह व्यक्ति के प्रति न होकर समष्टि के प्रति होता है। जब मनुष्य के राग वृत्त का विस्तार होता है तो वह अपने व्यक्तिगत से परिवार, परिवार से ग्राम और फिर ग्राम से नगर और फिर देश और इसके आगे विश्व तक व्यापक होता है। यह वास्तव में स्व का विस्तार ही है। इसका जो ध्येय है वह देशभक्ति में स्व का व्रत समाते हुए देश और उसके निवासियों तक विस्तृत हो जाना है। तो देशभक्ति की रचनाएं हालांकि वीरगाथा से लेकर आज तक हिंदी साहित्य में देखी जा सकती हैं, लेकिन उनमें जो राष्ट्रीयता का भाव है, जो उसमें सांस्कृतिक चेतना है, जो उसमें भारत भूमि के प्रति प्रेम है, वो नवीन जी के काव्य में एक अनूठे रूप में प्रस्तुत हुआ है। और नवीन जी के व्यक्तित्व और काव्य दोनों में देश प्रेम की भावना के क्रियात्मक रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के लिए मनसा बाधा कर्मणा त्याग और संघर्ष में वे जूझते रहे। वाणी से ओजपूर्ण स्फुलिंग उगने और अपने साहित्य द्वारा जन जागरण कर उसमें एक अपूर्व उत्साह भरने में वो अग्रणी रही। कवि के संस्कार कभी गांधी की ओर उन्मुख होते हैं, कभी विनोबा की ओर उन्मुख होते हैं, तो कभी लोकमान्य गणेश शंकर विद्यार्थी की ओर उन्मुख होते हैं। परिणामतः उथल पुथल और क्रांति की भावनाओं का पर्यवसान अहिंसा में होता है और इसी से कभी उसकी भक्ति उमड़कर उर्मिला के चरणाम्बुजों में जा विराजती है और कभी विद्यार्थी के बलिदान को महिमामय रूप प्रदान कर देती है। तो जिसमें कवि का श्रद्धा निर्झर झरझर करके सतत प्रवाहमान रहता है। कवि की दास्य दरिद्रता एवं विरूढ़ जीवन, जहाँ उसे हम अभी वेतन का गायक बनाते हैं, मस्त फकीर तथा जोगी की दुनिया में से ले जाते हैं और बड़ा श्रृंगारिक रचनाओं के भी हृदय वो खोलते हैं। तो वहां पहुंचकर वो ऐसी रचनाएं भी लिखते हैं जिनमें श्रृंगारिक भाव भी प्रस्तुत होते हैं। वसुधा भगवान शंकर का विरोधी प्रवृत्तियों से पूर्ण व्यक्तित्व इष्ट बन गया, जिसमें एक साथ गरल और अमृत तांडव और नृत्य की विशेषताएं उपस्थित होती हैं। तो नवीन ने अपने युग को संक्रांति काल कहा है और यथा गुण तथा नाम के अनुसार कवि ने अपने युग को त्रिशंकु काल, संधि काल और द्वापर की संज्ञा दी थी। संक्रांति काल में युग पुरातन की अति लंबित मतलब के उसकी पुरातन की जो छवियां हैं उनको मूर्तिमान करके नूतन के द्वारा छटपटाता हुआ दिखाई देता है। जिसमें प्राचीन और नवीन का समन्वय होता है। पुरातन जाते जाते अपनी प्रति छाया छोड़ देता है और नूतन अपनी नवल किरणों को विकीर्ण कर देता है। नवीन ने अपने आप को संक्रांति काल का प्राणी कहा है। परिणाम स्वरूप उनके काव्य में जहाँ एक और स्वच्छंदतावादी काव्य प्रवृत्तियां अपना रस घोलती हैं, वहां दूसरी ओर गांधीवादी युग चेतना से भी वह अभिसंचित होने लगते हैं। वे दोनों युग उसमें समन्वित छवि बिखेरने लगे। नवीन के व्यक्तित्व में भी उनके संक्रांति काल के समन्वय का सूत्र कार्यरत है। वे विरोधी गुणों के विचित्र समुच्चय हैं और ईश्वरवादी तथा अनीश्वरवादी दोनों रूप उनमें विद्यमान हैं। वे विनीत तथा उद्धत, श्रद्धालु तथा विरोधी, विनम्र एवं प्रखर सभी रूपों में सामने आए हैं। वे प्रणय तथा चिंतन दोनों के आवरण खोलते हैं और जो एक मतलब कि गरल पान है और जो मधुपान है, दोनों को एक सा ममत्व उन्होंने प्रदान किया है।
वे झुककर भी चले और उठकर भी, मतलब कि और ललकार कर भी उठे। उन्होंने प्रेम के आगे मस्तक नवाया और बंदूक के आगे अपना हृदय खोल दिया। उनकी जो छाती है वो चौड़ी थी, परंतु हृदय संवेदनशील। वे प्रेम से श्रेय की ओर बढ़े और ससीम से असीम को ढूंढा उन्होंने। पार्थिव को अपार्थिव की दीप्ति प्रदान की, आकर्षण तथा समर्पण की गांठ बांधी। वे रति निष्ठा के पति बने। तो नवीन का जो व्यक्तित्व है वो 3 मूल सूत्रों से युक्त है। भावुकता है उसमें, करुणा है उसमें, विद्रोह है। भावुकता ने उनको काव्य के आसन पर जमाया और इसी कारण उसका शिल्प पक्ष भी कमजोर हो गया। उसकी भावुकता कभी गरीबों, आर्तों तथा पीड़ितों का पक्ष लेती है, कभी अन्याय या अनाचार के विरुद्ध ललकार बनकर उद्घोषित हो जाती है और कभी विनम्रता एवं श्रद्धा के रूप में शांत प्रतिमा बन जाती है। इस भावुकता के कारण ही कभी कभी ईश्वर को चुनौती देने लगता है, कभी सुकवि की किसी मर्मस्पर्शी रचना को सुनकर उसके चरणों में गिर पड़ता है। यही भावुकता राष्ट्र की गति को उनका गीत में परिणत कर देती है और रहस्यवादी प्रवृत्तियों को भक्ति एवं जो निष्ठा है उसके प्रति जोड़ देती है। नवीन जी की ये भावुकता ही जो राष्ट्र के गीत हैं, उन राष्ट्रीय गीतों की जो अनल है, उस राष्ट्रीय गीत को एक अनल गीत के रूप में परिणत कर देती है और रहस्यवादी प्रवृत्तियों को भक्ति एवं रोचक अभिव्यक्ति में बदल देती है। वास्तव में इस भावुकता को कवि का व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण कहा जा सकता है, सर्व प्रमुख तथा सम्मलनकारी सूत्र कहा जा सकता है, जो विभिन्न रूप को परिलक्षित करते हुए प्रकट होता है। उत्साह के क्षेत्र में पहुंचकर उनकी जो वृत्ति है वो तेजस्वी बन जाती है, ओज की दिशा में उमड़कर प्रखर हो जाती है। रति के प्रति अपनी अनुनय विनय भरी वेदना उनके हृदय में उमड़ पड़ती है। तो ये जो भाव हैं वो उनके काव्य में नित नवीन रूपों में, नित परिवर्तनशील रूपों में दिखाई देती है। यही भावुकता सिंहासनों को ठुकराकर कुटीरों को गले लगाती है। बड़े बड़े जो संघर्ष हैं उनसे टकराने में भय उत्पन्न नहीं होने देती और जीवन को खेल समझकर उसमें जूझते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो भावुकता का उत्स ही कवि की करुणा तथा विद्रोह की अन्य वृत्तियों में चिर विद्यमान है। करुणा में कवि व्यक्तित्व को अमिट रंगावेष्टित करते हुए दिखाई देते हैं। वह ओजस्वी रचनाओं में दीनहीन व्यक्तियों तथा पराभूत भारत की स्थिति से उत्पन्न शोक की तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रिय के प्रति निवेदनों में अनुनय विनय तथा दार्शनिक क्षेत्र में आत्महीनता तथा समर्पण के रूप उनके काव्य में दृष्टिगोचर होते हैं। तो इसका गहरा पुट नवीन के प्रबंध काव्यों में देखा जा सकता है। नवीन जी के कृतित्व की ओर दृष्टि डालें तो उनका पहला काव्य संग्रह कुमकुम है। उन्होंने उर्मिला महाकाव्य 1934 में पूरा कर लिया था और लेकिन इसका 1957 में प्रकाशन हुआ। इसमें उन्होंने उर्मिला के माध्यम से भारतीय संस्कृति और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष दिखाया है। उनके अन्य काव्य संग्रह अपलक है, रश्मि रेखा है और क्वासी है, विनोबा स्तवन है और हम विषयी जन्म के विषपाई जन्म के ये है। विद्यानिवास मिश्र ने बाल श्री कृष्ण शर्मा नवीन को अपने ढंग का एक अकेला कवि माना है, जो जीवन भर अपने फक्कड़पन, अपने स्वाभिमान के लिए सब कुछ न्यौछावर करता रहा। देश की स्वतंत्रता और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए उन्होंने सतत प्रयास किए। इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन करें तो नवीन जी गांधीवादी अहिंसक क्रांति के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अपने काव्य में साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, रूढ़िवादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए क्रांति का आह्वान किया है। हमें उनके काव्य में एक भावुक कवि के प्राणोद्गार के साथ साथ
क्रांतिकारी उद्घोषक रूप भी देखने के लिए मिलता है। उनमें एक ओर जहां क्रुद्ध भैरवनाथ की क्रांतिमयी गर्जना है, वहीं दूसरी ओर प्रेम की अत्यधिक कोमल भावना भी निहित है। जहाँ प्रकृति का रौद्र रूप है, वहाँ शांत और प्रिय भी है। जहाँ सर्वनाशवादी स्वर है, वहाँ मानवता का साम गान भी है। जहाँ जगति की असमानता से उत्पन्न खिन्न अवसादग्रस्त मन का क्रोध जगतपति का मानो गला घूट देना चाहता है, वहीं दूसरी ओर उसकी अशरण शरण की गोद में सायुज्य मुक्ति पा लेने की चाह करता है। तो नवीन जी कलम के सिपाही के साथ साथ क्रांतिकारी सेनानी हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में भारत के अतीत का गौरव गान, देश की वर्तमान दुर्दशा का चित्रण, सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक चेतना, राष्ट्र वीरों का पूर्ण स्मरण, मातृभूमि की वंदना, ये सारी विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं। कवि भारत माता की वंदना करते हुए उनकी प्रशस्ति का गायन करते हुए कहता है कि भरत खंड के तुम हे जनगण, चमक रहे हैं तब शोणित में इस भारत माता के रजगण। अहंकार मस्तिष्क बुद्धि मन, यह भव रूप और अभ्यंतर, कला काव्य इतिहास पुरातन, ललित कलित कोमल गायन से। तत्व लक्ष्य एकांत साधना, दर्शन चिंतन मनन। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने जो एक भारत माता की वंदना है उसको गाया है और उसकी प्रशस्ति को उपस्थित किया है। एक ऐसा चित्र उपस्थित किया है जिस चित्र में जो भारत माँ है वो अपने एक भव्य रूप में परिलक्षित होती है। कवि ने भारत के प्राचीन वैभव, ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, पुराण, कला, संस्कृति आदि की श्रेष्ठता सिद्ध की। कवि ने मातृभूमि की वंदना कर उसकी प्रशस्ति के गीत गाए। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि ने इस कविता में भारतवर्ष को अति प्राचीन देश बताया है, जिसने विश्व के सभी देशों से पहले उन्नति की सारी बातें सीखी। कवि भारत की महान नदियों का गुणगान करना नहीं भूलते हैं, जिससे हमारा देश आप्लावित रहता है। कवि ने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन की महिमा स्थापित की। स्वाधीनता प्राप्ति की बेला में कवि ने भारत माता की प्रार्थना की, वह शुद्ध मानवता व विश्व प्रेम की भावना से भरे हुए। बल दो मां निष्कासित कर दें, हम भीतर का गरल हलाहल, बल दो शांत कर सके हमने अंतर तन की शोषित खलना। तो कवि ने भारत खंड के तुम हे जनगण में मानवता के नव विधान के अवतरण हेतु प्रार्थना की। कहते हैं एक धाम तुम एक नाम तुम, एक धाम तुम एक नाम तुम, एक बाण तुम एक प्राण है तुम, एक राग में एक इति गति में सर्व उदय के हे गान है तुम। श्रेय प्रेय साधना पूर्ण तुम, मानवता के नव विहान हो तुम, सबोधक का अर्घ चढ़ाकर करो प्रात का संध्या। तो यहाँ कवि का जो भारत भूमि के प्रति एक नव विहान अवतरण है वो परिलक्षित होता है। कवि सांस्कृतिक एकता की बात करते हैं, वह अपने अतीत के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं तथा साथ ही भविष्य के प्रति अदम्य आस्था भी रखते हैं। देश की उन्नति के प्रति कवि का मन व्याकुल है। कवि आतताइयों से देश की रक्षा करने हेतु देशभक्तों का आह्वान करते हैं तथा शत्रुओं को ओजपूर्ण वाणी में ललकारते भी हैं। वो कहते हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कह रहे हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं,
त्राहि त्राहि स्वर नभ में छाए, तो कवि ने जो यहाँ पर एक खोजपूर्ण वाणी अभिव्यक्त की है, उसके द्वारा वो देशभक्तों को आकर्षित करना चाहते हैं, एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, ताकि जितने भी आपदाएं हैं उनसे देश की रक्षा हो सके। कवि ने क्षुरस्य धारा पदगामी में देशभक्तों का गुणगान किया, क्योंकि बालकृष्ण शर्मा नवीन के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति जो चेतनाएं हैं, जो अभिव्यक्तियां हैं, वो इतनी अधिक प्रबल रही हैं कि उन अभिव्यक्तियों में एक एक व्यक्ति के हृदय को जागृत करने की एक सक्षमता विद्यमान है। विद्रोही कविता में कवि दुर्दांत तिमिर अनाचार अत्याचार आदि का रण चंडिका बनकर विद्रोह करता हुआ परिलक्षित होता है। तो विद्रोह रूप प्रलयंकर में कवि विद्रोह का बीज बोते हैं और अकर्मण्यता अनिष्ट अमंगल के विनाश के दृश्य करते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले एक सेनानी थे और उन्होंने गांधीवादी दर्शन को अपनाया, किंतु उनके काव्य में हमें एक आमूल परिवर्तन कर देने वाली क्रांति एवं विद्रोह की भावना दिखाई दी। उन्होंने भारत के अतीत का गौरव गान कर राष्ट्र की वर्तमान दुर्दशा के समाधान हेतु अत्यधिक प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने कर्तव्य एवं काव्य से क्रांति का बिगुल बजाया है। इनके काव्य में प्रेम, प्रकृति, भक्ति, देश प्रेम एवं सामाजिक चेतना, इन सभी के विविध रूप देखने के लिए मिलते हैं और सारे स्वरूप अपने एक उदात्त भाव के साथ प्रकट होते हैं। प्राणार्पण करके इनका एक खंड काव्य है नवीन जी का, जिसमें स्वर्गीय गणेश शंकर के शहीद होने की घटना का एक काव्यात्मक वर्णन इन्होंने किया है। और इस खंड काव्य में कथा भाग अत्यधिक सूक्ष्म है। गणेश जी के शहीद होने की घटना मात्र का इसमें वर्णन किया गया है और कथा भाग बहुत ही साधारण सा है। घटनात्मकता कहीं भी नहीं है, भावात्मक चित्रण ही सब जगह दिखाई देता है। बौद्धिकता के दर्शन वहां होते हैं जहां हिंसा, अहिंसा तथा वैमनस्य और दंगों के कारणों का बौद्धिक विचार प्रस्तुत किया गया है। काव्य के प्रारंभ में विद्यार्थी जी की वंदना स्वरूप एक गीत है जिसमें उन्हें देवताओं के तुल्य बताया गया है। और गणेश शंकर जी ने प्राणों का बलिदान दिया था। इसे नर नारी तो भूल जाएंगे, किंतु पर रखूंगा बड़े जतन में से इसकी स्मृति कथा पुरानी। तो ये जो भाव है, इसलिए इस काव्य की जो रचना हुई है वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक चेतना से युक्त है। विद्यार्थी जी कोई साधारण मानव नहीं थे। उन्होंने सृष्टि उनकी जो सृष्टि करने के बाद मानो ब्रह्मा जी ने कहा था कि मेरे ऐसे नरों का सृजन शीघ्र शीघ्र नहीं करता, मैं ऐसे नरों का सृजन शीघ्र शीघ्र नहीं करता। वह भी एक भयानक शीर्षक के गीत में कानपुर में भयंकर दंगों के वर्णन के बाद गीता के पदा पदा ही धर्म से के अनुसार कहते हैं कि मानवता की गंगा जिस दिन बन जाती पाषाण प्रणाली, वत्सलता बनती है जिस क्षण प्रलयंकरकारी क्षुधा विकराली। जिस क्षण उष्ण रक्त की लिप्सा करती नृत्य बजा करता ताली, तब एक नर आता है करता महामृत्यु से हंसी ठिठुरता। तो यहाँ कवि ने बड़े ही ओजस्वी स्वर में ये बात कही है कि मानवता की गंगा जिस दिन बन जाती पाषाण प्रणाली, वत्सलता बनती है जिस क्षण प्रलयंकरकारी क्षुधा विकराली। जिस क्षण उष्ण रक्त की लिप्सा करती नृत्य बजा करता ली, तब एक नर आता है करता महामृत्यु से हंसी ठिठुरता। तो उनके आने का जो स्वरूप उन्होंने दिया है कि मानो ब्रह्मा जी ने ऐसे इंसान को कभी कभी भी जन्म देते हैं, हमेशा नहीं देते, और ये जो ऐसे इंसान होते हैं ये बिरले होते हैं। अथ श्री प्रथमाहुति में कथा का पूर्ण निर्देश है।
कि मेरे गणेश की यह गाथा मेरे आगाज का अड़चन है, मेरे अग्रज का अड़चन है। प्रथम आहुति में 25 छंद हैं, जिसमें तत्कालीन जनजीवन का चित्रण है, हिंदू मुसलमान के दंगों का सजीव वर्णन किया गया है। मजदूर लिए अपना नंबर पीतल का पा की एक टिन का, बेरहम सड़क पर जाता है, बस वह भूखा है सारे दिन का। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये उस समय के जो एक संघर्ष वहां चल रहा था उन सबका वर्णन है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना है, सांस्कृतिक चेतना है, एक प्रेम है, सब जो अतीत का वर्णन है वो सब निहित है। तो कवि जो है वो उनका ध्यान भारतीय पराधीनता पर सबसे पहले गया है और उसको विनष्ट करने की उन्होंने अपनी भरसक प्रयास किए हैं, अपनी भावना को अभिव्यक्त किया है और उसके मानस तथा काव्य में इसकी झंकार देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन है, उनका काव्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से भरपूर है। उनके व्यक्तित्व में हालांकि सभी भाग देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो एक प्रबल भाव है वो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव, अपने मातृभूमि के प्रति आदर का भाव, जन जन के प्रति कल्याण का भाव, जो उनके काव्य में फूट फूट कर भरा हुआ है। और ये जो एक सौंदर्य है, ये जो एक आत्मीयता है, जो मानव कल्याण के प्रति है, जन सामान्य के प्रति है, ये भावना व्यक्ति को एक ओजस्वी रूप प्रदान करती है, ओजस्वी व्यक्तित्व प्रदान करती है और सर्वत्र एक सुनहले व्यक्तित्व में उसको चमत्कृत कर देती है। तो इसी रूप में नवीन जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हिंदी साहित्य जगत में एक सुनहले स्वरूप के साथ चमत्कृत होता है। धन्यवाद।